नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जयसवाल सर। दोस्तों, सभी मेरे प्यारे मित्रों का, शिक्षक बंधुओं का वेलकम, अभिनंदन करता हूं आपके अपने परिवार आवर फैमिली में। शिक्षकों के परिवार में जयसवाल कोचिंग सेंटर पे पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, बात करेंगे पर्यावरण एनसीईआरटी की क्लास नंबर 28 की बात करेंगे। और आज की क्लास में दोस्तों हम बात करने वाले हैं, जो एक चैप्टर है वह है दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग। आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग से एक क्वेश्चन जरूर आपके टीटी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आपके थर्ड क्लास से, जी हाँ, थर्ड क्लास से लेके 10th क्लास तक के एनसीईआरटी बुक का पूरा निचोड़ मिलेगा। ये 25 क्वेश्चनों में हमने सेलेक्ट किया है। जी हाँ, 25 क्वेश्चन सेलेक्ट किया है आपके थर्ड क्लास से लेके 10th क्लास तक के लेवल का यहाँ पे रखा गया है, क्योंकि यही लेवल आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन की यह सीरीज, यह क्लास। साथ ही साथ एक मॉक क्वेश्चन भी रहेगा आपका। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। और अगर इस परिवार में, अपने परिवार में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको दोस्तों मिलता रहे और पल पल की खबर भी आपको मिलती रहेगी। तो हरित गृह प्रभाव का अर्थ क्या होता है? कि वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के कारण वायुमंडल के तापमान का बढ़ना, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के कारण वायुमंडल के तापमान का घटना, या वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के कारण वायुमंडल के तापमान का समान रहना, या इनमें से कोई नहीं। तो हरित गृह प्रभाव का अर्थ क्या होता है? मेरे प्यारे मित्र, मेरे शिक्षक बंधु, कमेंट बॉक्स ओपन है। हर एक प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो हरित गृह प्रभाव का अर्थ क्या होता है? इसका प्रभाव यही होता है कि वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के कारण वायुमंडल के तापमान क्या होता है, वह बढ़ता है। ठीक है, तो वायुमंडल के तापमान का बढ़ना ही हरित गृह प्रभाव कहलाता है। दोस्तों, हम बात करेंगे, पहले ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों सेकंड प्रश्न। दूसरा प्रश्न लाजवाब प्रश्न है, सीधा आपके सिलेक्शन से कनेक्टेड है, संभावित प्रश्न है कि ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने दी थी? JNN ने दी थी, CC पार्क ने, जोसेफ फोरियर ने, या वराहमिहिर ने दी थी? अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है राइट ऑप्शन क्या होगा। आपका फीडबैक सर्वमान्य है। तो ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना जो दी थी दोस्तों, वह जोसेफ फोरियर। जी हाँ, आपका सी ऑप्शन सही होगा। जिन्होंने सी ऑप्शन किया है, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं सभी दोस्तों का। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि का मुख्य कारण क्या होता है? आपका ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मीथेन, या कार्बन डाइऑक्साइड? तो पर्यावरण में दोस्तों ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि का मुख्य कारण पूछा गया है। मुख्य कारण जो होता है सभी लोग जानते हैं, वह दोस्तों हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। आई होप मेरे सभी प्यारे मित्र वीडियो को लाइक अवश्य कर लिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न है, स्क्रीन पर है कि प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला कौन सा कारण सर्वाधिक हरित गृह प्रभाव उत्पन्न करता है? आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, जयसवाल सर आप सभी मित्रों को नमन करते हैं दोस्तों। और इस प्रश्न का जवाब जानना चाहता हूं, फीडबैक जानना चाहता हूं कि प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला कौन सा कारण जो है सर्वाधिक हरित ग्रह प्रभाव उत्पन्न करता है। देखिए, ये सभी करते हैं, जल वाष्प भी करता है, हेलो कार्बन, सतही ओजोन, ये तीनों करते हैं। लेकिन जो प्राकृतिक रूप से करता हो, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला, ठीक है, वो आपका कौन सा है? तो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला ऐसा कारण जो सर्वाधिक हरित गृह प्रभाव उत्पन्न करता है, वह दोस्तों हमारा जल वाष्प की बात करेंगे। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। यह प्राकृतिक श्वसन तथा वाष्पीकरण से प्राप्त होता है। जल वाष्प जो होता है प्राकृतिक श्वसन और वाष्पीकरण से प्राप्त होता है। और पृथ्वी का तापमान बढ़ने पर वायुमंडल में इसकी मात्रा भी बढ़ जाती है। तापमान बढ़ेगा तो जल वाष्प भी ज्यादा होगा। तो आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन कौन सी गैसें मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं? जल वाष्प, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, या उपरोक्त सभी? कमेंट बॉक्स ओपन है। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको जवाब के माध्यम से बताना है। और अंत में बताना है कि भैया 20 में से अगर प्लस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। नहीं कर पा रहे हैं, कोई डाउट नहीं। प्रत्येक प्लेलिस्ट आपको, आपके एनसीईआरटी बेस क्लास है, 28 नंबर क्लास है। आप जाएंगे प्लेलिस्ट में, प्रत्येक क्लास को देखिए। एग्जाम के पहले क्लास कंप्लीट करें, क्योंकि इसके बाद हम प्रैक्टिस सेट शुरू करने वाले हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन कौन सी गैसें मुख्य रूप से उत्तरदायी होती हैं दोस्तों? तो आपका जलवाष्प भी है, मीथेन भी है, और कार्बन डाइऑक्साइड, उपरोक्त सभी हो जाएगा। और प्राकृतिक रूप से आपका जलवाष्प होता है। ठीक है, आपका मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प। अब बात करेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की। अच्छा प्रश्न है, देखिएगा, सिलेक्शन से कनेक्टेड है।
आइए देखते हैं कैसे प्रश्न सिलेक्शन से कनेक्टेड होते हैं। कि वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा में या बढ़ती हुई मात्रा से वायुमंडल का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है दोस्तों मेरे प्यारे मित्रों, आप लोग बताएंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड सौर विकिरण का उत्सर्जित करती है इसलिए बढ़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड सौर विकिरण को अवशोषित करती है इसलिए बढ़ रहा है, या आपका सल्फर डाइऑक्साइड सौर विकिरण को अवशोषित करती है इसलिए बढ़ रहा है, या इनमें से कोई नहीं। अब आपका कमेंट, आपका शर्मान, आपका फीडबैक ही तय करेगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा से वायुमंडल का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है दोस्तों। इसका कारण यही है कि कार्बन डाइऑक्साइड और विकिरण को क्या करती है दोस्तों, अवशोषित करती है। जो हमारी CO2 है ये क्या करती है, सौर विकिरण को अवशोषित करती है, खींचती है दोस्तों, सोखती है। इसलिए वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा में वायुमंडल का तापमान बढ़ रहा है। अब बात करेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की। कौन सी गैस है जो जीवन के लिए लाभदायक भी है और आपका हानिकारक, यानी दोनों है, लाभदायक भी है हानिकारक है, यानी लाभ भी है और हानि भी है। ठीक है, तो कौन सी ऐसी गैस है? आपकी ऑक्सीजन, हम O2 की बात करेंगे जो प्राणवायु होती है, या क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात करेंगे, या सल्फर की, या कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे। तो मेरे प्यारे मित्रों, लाभदायक आप और हानिकारक जो दोनों में आता है वह हमारा कोई और नहीं CO2 होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है हमारा हानिकारक भी है और लाभदायक भी है। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, जिनका कमेंट आएगा मैं पिन कर दूंगा, सबसे कमेंट उनका ऊपर रहेगा। देखता हूं सर्वप्रथम किनका जवाब आता है, किनका आंसर आता है। ठीक है, अब बात करेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की कि जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारक कौन से हैं। जो जलवायु में परिवर्तन होता है आप लोग देखते हैं उसका जो है प्रमुख कारक कौन सा है। जीवाश्मिक ईंधन का अधिकाधिक प्रज्वलन, तेल चलित स्वचलितों की संख्या, विस्फोट, अत्यधिक वनोन्मूलन, या उपरोक्त तीनों हो जाएंगे। तो दोस्तों जलवायु परिवर्तन का जो मुख्य कारक होता है या प्रमुख कारक वह आपका अत्यधिक वनोन्मूलन भी होता है, तेल चलित स्वचलित की संख्या विस्फोट की भी होता है, और जीवाश्मिक ईंधन का अधिकाधिक प्रज्वलन, यानी कि ये तीनों जो है कारक हैं, प्रमुख कारक हैं जलवायु परिवर्तन के। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। बेहतरीन, लाजवाब, सीधा सिलेक्शन से कनेक्टेड है, संभावित प्रश्न है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कितनी है। हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं, ना नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं, ना ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। ठीक है, सभी लोग कमेंट करेंगे। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बताना है। ठीक है, 78.9%, 33%, 0.03% या 0.003%। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कितनी है। नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है सभी लोग। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सभी लोग जानते हैं, समझते हैं, बहुत बार रिपीट हुआ है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए बोला हूं दोस्तों। जो NCERT क्लास है 3rd से लेके 10th तक की क्लास अगर आपने कंप्लीट कर लिया है, ये सारी क्लासेस वहीं से पूरा निचोड़ लेकर आते हैं। मेहनत करते हैं दोस्तों, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पे सर्वोपरि है। जायसवाल सर मेहनत करते हैं, केवल इस परिवार में जितने शिक्षक बंधु हैं उनका सभी का सिलेक्शन हो, सभी लोग मेहनत का फल पाएं, और जो आपके परिवार, जो आपकी फैमिली चाहती है, इंतज़ार कर रही है उस पल के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए, वो ज़रूर दोस्तों मिलेगा। जी हाँ, दिल जान से मेहनत कीजिए। माँ सरस्वती माता जो हैं सदा सहाय हैं आपके लिए, क्योंकि जो शिक्षा की पूजा करता है, जो शिक्षा को शेयर करता है, वीडियो को शेयर करता है, शिक्षा की वीडियो को शेयर करता है, माँ सरस्वती कभी निराश नहीं करती हैं दोस्तों। बात करेंगे प्रश्न की कि धान के खेतों से कौन सी गैस निकलती है जो ग्लोबल वार्मिंग का कारण है। जी हाँ दोस्तों, जो धान की खेत होती है, धान की खेत हो चुकी है, अब गेहूं का सीजन चल रहा है, तो धान की खेतों में कौन सी गैस निकलती है जो दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग का कारण होती है। सल्फेट, ऑक्सीजन, नियान या मीथेन। तो हम बात कर रहे हैं दोस्तों, आपके स्क्रीन पर किसका सूत्र लिखा हुआ है, आप बोलेंगे सर मीथेन का, तो जी हाँ वही कारण है। धान के खेतों में मीथेन गैस निकलती है जो ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। बात करेंगे दीमक की बाम्बी में कौन सी गैस निकलती है। आपने सोचा नहीं होगा ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। जी हाँ आता है दोस्तों, और इन्हीं में से सिलेक्शन होता है, क्योंकि जायसवाल सर मेहनत करते हैं। इस परिवार का दोस्तों, ये आपका परिवार, अपना परिवार है, और फैमिली है, आप लोगों का सपोर्ट ही हमें ठीक है मोटिवेट करता है। तो दीमक की बाम्बी कौन सी गैस निकालती है, मीथेन, एथेन, प्रोपेन या न्यूट्रेन की बात करेंगे तो कोई और नहीं आपका वही CH4 है दोस्तों। जी हाँ, दीमक की बाम्बी से आपका CH4 गैस निकलती है। हम बात करते हैं मीथेन की बात करते हैं।
और जुगाली करने वाले जानवरों से किस ग्रीन हाउस गैस निकलती है? जी हाँ दोस्तों, जुगाली करने वाले जानवरों से किस ग्रीन हाउस गैस, अब ग्रीन हाउस गैस आपकी CO2 है, CFC भी है, मेथेन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है, ये सारे आपकी ग्रीन हाउस गैसें हैं। तो इन्हीं में से एक गैस है जो जुगाली करते हैं जानवर, वो गैस निकलती है, ठीक है। तो वह आपका फिर वही दोस्तों हम बात करें मेथेन है दोस्तों। कौन हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करेंगे दोस्तों कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र ग्लोबल वार्मिंग से सबसे पहले प्रभावित होगा? जी हाँ, जो पारिस्थितिकी तंत्र है ग्लोबल वार्मिंग से सबसे पहले प्रभावित होगा। आर्कटिक एवं ग्रीन पार की हिम चादर, आर्कटिक एवं उत्तराखंड की हिम चादर, आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड की हिम चादर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पारिस्थितिकी तंत्र में ग्लोबल वार्मिंग से सबसे पहले जो प्रभावित होता है, आप लोगों को देख पा रहे हैं कि आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड की जो हिम चादर है, इन पर सबसे पहले प्रभावित होगा। पारिस्थितिकी तंत्र की बात करेंगे, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बात करेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की। बेहतरीन अच्छा प्रश्न है कि पिछली शताब्दी में पृथ्वी के औसत तापमान में कितनी वृद्धि हुई है? यानी जो पिछली शताब्दी थी, ठीक है, में पृथ्वी के औसत तापमान में कितनी वृद्धि हुई है? 0.4 डिग्री, 0.7 डिग्री, 0.3 डिग्री, 0.2 डिग्री। अब आपका कमेंट तय करेगा कि कितना डिग्री है, ठीक है, आपका कमेंट तय करेगा कि आप कहाँ तक जा रहे हैं। सिलेक्शन यहीं पर है दोस्तों। जी हाँ, मेहनत कीजिए दोस्तों। अगर आज आप लोग मेहनत करते हैं तो कल जो आपका समय है, जो ये कल है ना, ये उम्दा लाजवाब होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, तो आज मेहनत कर लीजिए कल के सफलता के लिए और इस प्रश्न का जवाब दे दीजिए। राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, भूमंडलीय उष्मीकरण या ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ पृथ्वी के वायुमंडल और महासागर के औसत तापमान में 20वीं शताब्दी से हो रही है और वृद्धि उसकी अनुमानित निरंतरता है। पृथ्वी के वायुमंडल में औसत तापमान जो है 2005 तक 100 वर्षों के दौरान 0.74 प्लस माइनस थोड़ा बहुत हो सकता है, तो इसी हमने कहा था 0.7 डिग्री। अगर फारेनहाइट में पूछा जाता है तो आपको ये करना है 1.33 फारेनहाइट। अगर फारेनहाइट में पूछे, अभी डिग्री सेल्सियस में तो 0 आपको 7 कर देना है या 74, ठीक है, लेकिन अगर फारेनहाइट में पूछा जाता है तो 1.33 करें या 1.3 फारेनहाइट करेंगे। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की कि विश्व का सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक देश कौन सा है? क्या आपका भारत है, हमारा भारत है, अमेरिका है, भूटान है, या चीन है? तो विश्व का सबसे बड़ा कार्बन का उत्सर्जक जो देश है, यानी कार्बन का पैदा करता है उत्सर्जक, ठीक है, वो आपका कोई नहीं, चीन की बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। भारत का कौन सा पड़ोसी देश कार्बन निगेटिव के रूप में है? जी हाँ, कार्बन निगेटिव, वहाँ पे कार्बन निगेटिव, माइनस की बात कर रहे हैं, प्लस की बात नहीं कर रहे हैं, कार्बन निगेटिव की बात कर रहे हैं। क्या वह आपका बांग्लादेश पड़ोसी देश है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है? अब आपको कमेंट के माध्यम से बताना है कि भारत का ऐसा पड़ोसी देश जो कार्बन निगेटिव के रूप में जाना जाता है, कोई और नहीं दोस्तों, भूटान है। जी हाँ, इसमें कितने टन है? इसमें भूटान है, ये ध्यान दीजिएगा। इसमें कितने टन है? इसमें भूटान है और इसमें कार्बन निगेटिव है। और अगला प्रश्न है कि जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित मानवीय प्रक्रिया कौन सी है? स्टील उद्योग है, व्यापार है, कृषि है, या मत्स्य पालन है? अब आपका कमेंट तय करेगा कि जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित मानवीय प्रक्रिया आपकी वनली वनफराद दोस्तों कौन सी कहलाती है? वह कृषि कहलाती है। सर्वाधिक प्रभावित तो आपका वह कृषि हो जाएगा। अब बात करेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की कि मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाव पहल किसके द्वारा प्रवर्तित होती है? ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड लेवल के प्रश्न हैं और इस लेवल की तैयारी जो करता है वो सिलेक्शन नहीं, सीधा टॉप रैंक हासिल करता है। और कमेंट बॉक्स में आज बता दी दोस्तों खुल के, हैशटैग आई कैन डू इट, आई डू इट, कौन यहाँ पे टॉप रैंक हासिल करने के लिए स्टडी करता है? ये कमेंट बॉक्स में आज खुल के बताइए, ओपनली माइंड बताइए, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पे सर्वोपरि है। तो बात कर रहे हैं प्रश्न की कि मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाव पहल किसके द्वारा परिवर्तित की गई है? आपके UNFCC महासचिवालय, UNFCC सचिवालय, UNFCC गृह मंत्रालय, या इनमें से कोई नहीं। तो मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाव पहल किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों की गई थी आपके UN, किसके द्वारा की गई थी? फटाफट आप लोग कमेंट करेंगे।
UNFCCC के द्वारा। और इसके बाद कहाँ आएगा, सचिवालय आ जाएगा, यानी बी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा, UNFCCC सचिवालय के द्वारा। और अगला प्रश्न है कि हरित जलवायु कोष की स्थापना कब हुई थी। जो हमारा हरित जलवायु कोष है इसकी स्थापना 2007, 9, 10 या 14 में हुई थी। सीधा, जी हाँ, कनेक्टेड। बेहतरीन क्लास है, आप लोगों को सपोर्ट मिलता है दोस्तों, बस इसी तरह सपोर्ट करते रहिए, मोरल सपोर्ट करते रहिए, एथिकल सपोर्ट करते रहिए और लाइक शेयर करते रहें दोस्तों। आपका अपना परिवार है, आवर फैमिली है। तो हरित जलवायु कोष की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, वह आपकी 2010 में हुई थी। कब हुई थी, 2010 में। इसका पूरा कंसेप्ट है कि हरित जलवायु कोष 29 नवंबर से हरित जलवायु कोष 29 नवंबर से 10 दिसंबर 2010 तक मैक्सिको के कानकुन में आयोजित एवं हुए संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी कि UNFCCC COP16 में पहली बार हरित जलवायु कोष की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया था। दोस्तों अगला प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है। तो क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध मृदा परिवर्तन से है, वायु परिवर्तन से है, जल परिवर्तन से है या मृदा क्षरण से है। अब आपका कमेंट यहाँ पे तय करेगा कि किस क्षरण से है, किस परिवर्तन से होगा। तो क्योटो जो प्रोटोकॉल है दोस्तों, ये संबंध इसका दोस्तों आपके किस परिवर्तन से है, तो यह दोस्तों आई थिंक जल परिवर्तन से होना चाहिए। जी हाँ, जलवायु परिवर्तन से। क्या हो जाएगा यहाँ पे, जलवायु परिवर्तन हो जाएगा। दोस्तों क्योटो प्रोटोकॉल वर्ष 1997 में स्वीकार किया गया था। आई थिंक किसी का बर्थडे भी होगा, यानी कि डेट ऑफ बर्थ 1997 होगा, जिसका हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे विथ नेम के साथ। तो क्योटो प्रोटोकॉल को वर्ष 1997 में स्वीकार किया गया था तथा इसकी पहली प्रतिबद्धता अवधि 2008 से 2012 तक थी और अपनी दूसरी प्रतिबद्धता 2012 में अपनाया गया है, लेकिन केवल 65 देशों में अब तक दूसरी प्रतिबद्धता अवधि 2013 से 20 तक की पुष्टि की है और आपकी अगली अवधि शुरू हो जाएगी, यानी कि 2021 अब आपका चल रहा है। बात करेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की। अब बात करेंगे, क्योटो की बात नहीं करेंगे, अब बात करेंगे कार्टाजेना प्रोटोकॉल। जी हाँ दोस्तों, कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है। मृदा सुरक्षा समझौते से, जैव सुरक्षा समझौते से, जल सुरक्षा समझौते से या उपरोक्त सभी से। तो कार्टाजेना जो प्रोटोकॉल है वह किससे संबंधित है, तो कार्टाजेना या कार्टाजेना प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, ये सोचिए नाम से। इस देखिए मैं कोई भी ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, ये चीज आप देखिए, आप जान जाएंगे कौन सा आंसर होगा, इसको समझ जाइए। अगर आप ट्रिकली मैन है, ट्रिकली वोमेन है तो आप समझ जाएंगे कि कार्टाजेना यानी कि काटना नहीं, हमें जीना है। दूसरों को काटना नहीं है, जीना है यानी जोड़ना है, ये समझिएगा। कार्टाजेना यानी कि दूसरों को हमें काटना नहीं है, हमें जोड़ना है। और जोड़ना क्या कहलाता है, आपको जीवित करता है। और जीवित यानी कि जैव सुरक्षा समझौते की बात करेंगे। तो कार्टाजेना प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, जैव सुरक्षा समझौते से है। और ये जीविका पर कार्टाजेना प्रोटोकॉल था। 2000 में बात करेंगे। इस प्रोटोकॉल का उद्देश्य आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी के परिणाम स्वरूप संशोधित जीवों द्वारा उत्पन्न संभावित जोखिमों से जैव विविधता की रक्षा करना है। अब 4-5 प्रश्न और है, उनको भी अच्छे तरीके से देख लीजिए कि मानव गतिविधियों को प्रत्यय एवं अप्रत्यक्ष आलंबन प्रदान करने में उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसों की कुल मात्रा को क्या कहते हैं। कार्बन पदचिन्ह कहते हैं, नाइट्रोजन पदचिन्ह कहते हैं, क्लोरोफ्लोरो पदचिन्ह कहते हैं या हाइड्रोजन पदचिन्ह कहते हैं। कौन सा पदचिन्ह कहेंगे। मानव गतिविधियों को प्रत्यय एवं प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष आलंबन प्रदान करने में उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसों की कुल मात्रा को कार्बन पदचिन्ह कहते हैं। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा ध्यानपूर्वक दोस्तों कि बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप्स का प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय बैंक, विश्व बैंक, राजकीय बैंक या इनमें से कोई नहीं। तो बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप्स का प्रबंधन आपके दोस्तों विश्व बैंक के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व का पहला देश जिसने कार्बन टैक्स लगाया। भारत, भूटान, न्यूजीलैंड, अमेरिका। ऐसा देश जो दोस्तों पहला देश बन गया जिसने कार्बन पर टैक्स लगाया, वह कोई और नहीं आपका दोस्तों न्यूजीलैंड है।
कौन सा है दोस्तों? न्यूजीलैंड की हम बात कर रहे हैं। अब देखेंगे अगला प्रश्न, इसके बाद एक मॉक क्वेश्चन रहेगा। मेरे सभी प्यारे में सहयोग करेंगे, मॉक क्वेश्चन का आंसर देंगे। प्रश्न है दोस्तों, जलवायु परिवर्तन उस भारत की प्रथम राष्ट्रीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? जून 2008 में, मई 2007 में, जुलाई 2008 में या अप्रैल 2011 में? आपको कमेंट करके बताना है। जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय योजना कब प्रारंभ हुई थी दोस्तों? तो सभी लोग जानते हैं कब प्रारंभ हुई थी, तो वह दोस्तों आपके वर्ष 2008 में हुई थी। अब वर्ष 2008 में कब हुई थी? तो दोस्तों जून की बात करेंगे। हमने बोला ना जून 2008 में। जी हाँ, जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय योजना जून 2008 में प्रारंभ हुई थी। दोस्तों भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। दुनिया की चौथी, आप लोग समझ सकते हैं, टॉप 4 की बात कर रहे हैं, तथा पांचवा सबसे बड़ा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक देश है। और इसके मद्देनजर जून 2008 में भारत सरकार ने जलवायु परिवर्तन पर पहली राष्ट्रीय कार्य योजना बनाई, जिसके द्वारा जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित किया जा सके और वैश्विक परिवेश में खुद को एक हरित राष्ट्र की तरह पेश कर सके। क्योंकि देखिए चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है, यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि भी है, जनसंख्या विस्फोट है, इसके कारण से आपका ग्रीन हाउस का उत्सर्जक देश भी है आपका पांचवा। कारण यही है दोस्तों। और मॉक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार रहता है प्रत्येक सेशन पे, प्रत्येक क्लास पर। दोस्तों बताना है ट्रेस गैस किससे संबंधित है या ट्रेस गैस किसे कहते हैं। हम बात करते हैं ट्रेस गैस, ठीक है। आपको इंट्रेस नहीं करना है, आपको ट्रेस गैस बताना है। सल्फर ऑक्साइड को, नाइट्रस ऑक्साइड को, कार्बन डाइऑक्साइड को या सल्फर डाइऑक्साइड को। तो ट्रेस गैस किसे कहते हैं आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर भी बताना कि 25 में से आपका स्कोर कितना है, साथ ही साथ मॉक क्वेश्चन का आंसर बताना है। और दोस्तों ये क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में फीडबैक के जरूर बताइए। और ऐसे ही क्लासेस के लिए, बेस्ट तैयारी के लिए, सिलेक्शन पाने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करते रहें, विजिट करते रहें, बेल आइकन प्रेस करते रहें, और साथ ही साथ हर एक क्लास आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, क्योंकि दोस्तों सिलेक्शन सर्वोपरि है। पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। धन्यवाद सभी का। जय हिंद, वंदे मातरम।